नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में बच्चों हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था, दैट इज इंट्रोडक्शन। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जो कि है आपका बेसिक प्रॉब्लम्स। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। अगर आप इस चैप्टर की हेडिंग को ध्यान से समझेंगे, इस यूनिट की हेडिंग को ध्यान से समझेंगे, तो एक तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स पे बात कर रहा है, और यहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम्स हो रही है ये किसके लिए बात हो रही है? इकोनॉमी के लिए। ये इंडिविजुअल बेसिक प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा। ये किस बेसिक प्रॉब्लम की बात कर रहा है? इकोनॉमिक बेसिक प्रॉब्लम। लेकिन जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की प्रॉब्लम है और जो एक इकोनॉमिक बेसिक प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं। आप पूरे देश के रिसोर्सेज को मिला लीजिए तो इकोनॉमी बनती है। वैसे तो इकोनॉमी का और भी कुछ मतलब होता है, बट आपके लेवल पे आप समझने के लिए यूं समझ सकते हैं कि भारत देश के सारे रिसोर्सेज को आप कलेक्टिवली एक जगह लेकर के आए तो दैट इज इकोनॉमी। तो यहाँ पर देश के रिसोर्सेज की बात हो रही है, लेकिन बच्चों हमें समझना पड़ेगा एज अ इंडिविजुअल भी जो हमारी समस्या है वही एज अ इकोनॉमी उनकी समस्या है। कैसे? एज अ इंडिविजुअल मैं इसी समस्या में तो था कि भाई रिसोर्सेस क्या हैं? लिमिटेड हैं। और वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। तो इसकी वजह से किसका जन्म हो जाता है? रिसोर्स स्केर्सिटी का। तो ये बताओ बच्चों, ये जो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है या जो रिसोर्स स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है, ये क्या केवल एक इंडिविजुअल व्यक्ति की प्रॉब्लम है? ये दुनिया में सभी चीजों की, सबके लिए प्रॉब्लम है। ये अमेरिकन व्यक्ति से भी बात करोगे तो वो भी इसी समस्या से परेशान है। तुम अफ्रीकन व्यक्ति से बात करोगे तो वो भी इसी समस्या से परेशान है। ठीक वैसे ही बच्चों पूरे के पूरे देश की जो समस्या होती है वो भी यही समस्या होती है। देश की भी यही समस्या है कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, और वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। देश के लिए भी रिसोर्स स्केर्सिटी की समस्या है। समझ आई बात? तो इस चैप्टर को आप इकोनॉमी को दिमाग में लेकर के पढ़ेंगे। आप अपने आप को सोच करके नहीं पढ़ेंगे, आप इंडिविजुअल को अपने दिमाग में लेकर के नहीं पढ़ेंगे, आप इसे इकोनॉमी के नजरिए से पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। देखो, किसी भी इकोनॉमी का जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो होता है, या आप यूं कह सकते हो, किसी भी इकोनॉमी का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो है उस देश की वो है उस देश की प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्यों भाई? देखो, किसी का भी जो घर है ना, वो किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी से ही चल रहा है। प्रोडक्शन एक्टिविटी मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप कहोगे सर गुड्स की तो प्रोडक्शन होती है, सर्विसेज की प्रोडक्शन? देखो, इकोनॉमिक्स में गुड्स की भी प्रोडक्शन होती है और सर्विसेज की भी प्रोडक्शन होती है। इकोनॉमिक्स गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही लेकर के चलता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में। जैसे मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं। यदि मैं कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके आपको देता तो भी वो प्रोडक्शन एक्टिविटी है। आप किसी बैंक की सेवाएं ले रहे हैं, बैंक की सर्विसेज ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन एक्टिविटी। आप कहीं पर जाकर के कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन एक्टिविटी। कोई योगा जाकर के सीख रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, इकोनॉमिक्स में दोनों ही प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके घर में भी जो पैसा आ रहा है, जिससे आपका घर चल रहा है, तो या तो आपके पिताजी किसी ऐसी जगह पे काम करते होंगे जहां वस्तुओं को बना करके बेचा जा रहा होगा, गुड्स बना करके बेचे जा रहे होंगे, या आपके माता पिता किसी ऐसी जगह से रोजगार डेवलप कर रहे होंगे जहां वो अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे। तीसरी तो कोई चीज होती नहीं है, या तो गुड्स या तो सर्विसेज। यस और नो? तो देखिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन करता है सर? प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है एक प्रोड्यूसर। तो क्या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के दौरान सारे काम खुद ही कर लेता है? बच्चों, मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूं, मैं ही खाना भी बना लूं, मैं ही सब्जी भी काट लूं, मैं ही कैश काउंटर भी संभाल लूं, मैं ही वेटर का काम भी कर लूं, क्या सारे काम मैं कर सकता हूं? नहीं। तो मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको फंक्शन में लाने के लिए मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। यानी प्रोड्यूसर को लोगों की जरूरत पड़ेगी तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। यस और नो? क्या जनरेट होगी बच्चों? इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी।
जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बच्चों तो लोगों की इनकम होगी। अब इनकम के साथ लोग क्या करते हैं सर, इनकम का एक हिस्सा लोग खर्च कर देते हैं जिसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा लोग सेव कर लेते हैं। अब जो पैसा सेव किया जाता है बच्चों, उसी को तो इन्वेस्ट किया जाता है ना। जो पैसा आप सेव करोगे वही तो इन्वेस्ट करोगे। जैसे आपकी इनकम 50,000 है, तो आपने क्या किया, 30,000 रुपये आपने खर्च कर दिए और 20,000 रुपये की आपने सेविंग करके इसे इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जहां पर हम जितना पैसा लगाते हैं उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर मैंने 20,000 लगाया तो मैं सोच रहा हूं मुझे 21,000 मिले, मैंने 30,000 लगाया तो मैं सोच रहा हूं मुझे 35,000 मिले, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब देखो, ये जो जैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपने क्या किया, अपने पैसे को किसी बैंक में आपने एफडी करवा दिया, फिक्स डिपॉजिट आपने करवा दिया। तो अब बैंक क्या करता है बच्चों, बैंक के पास जितना पैसा होता है बैंक अपने पास रखता थोड़ी है। जनता जो भी पैसा बैंक को देती है, बैंक उस पैसे के साथ क्या करता है, बैंक उस पैसे में कुछ पैसा जो है, कुछ पैसा क्या, सारा ही पैसा लोन के तौर में दे देता है, बस थोड़ा सा पैसा अपने पास रखता है ताकि उसके कस्टमर आए तो वो उनको मना ना कर सके। अब जैसे बैंक क्या करता है, जैसे मानिए बैंक आपके एफडी पर आपको 6% इंटरेस्ट दे रहा है, पर यही एफडी किसी व्यक्ति को जब वो लोन के रूप में दे रहा है तो 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो बीच में ये जो 6% है, ये मार्जिन है, और यही बैंक का क्या है, मुनाफा माना जाता है, यही बैंक का प्रॉफिट माना जाता है। अब बैंक जो आपका जो पैसा जो आप फिक्स डिपॉजिट के तौर पे बैंक को देते हो, बैंक उस पैसे को फिर तो किसी प्रोड्यूसर को ही तो दे देता है, तो प्रोड्यूसर फिर उस पैसे को लेता है, फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाता है, फिर इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, फिर इनकम होता है, फिर सेविंग होती है, फिर एक्सपेंडिचर होता है, और ये सिलसिला चलता रहता है बच्चों। देश भी ऐसे ही चलता है। तो अगर पूरा का पूरा जो देश है बच्चों, वो देश के प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ही टिका हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए रिसोर्स, और रिसोर्स क्या है बच्चों, लिमिटेड। तो क्या सरकार कुछ भी प्रोड्यूस कर दे, तो क्या सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि नहीं, कि जो लिमिटेड मात्रा में रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए। तो जब सरकार के सामने रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या आती है तो उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन बोलिए या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए। और ये जो रिसोर्स अलोकेशन की वजह से हमारे सामने तीन समस्याएं आ जाती हैं, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वैसे तो स्टडी मटेरियल बच्चों 4 है, तो मैं 4 लिख देता हूं। 4 सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती है कि आखिर क्या प्रोड्यूस किया जाए, फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और चौथी चीज दी गई है ग्रोथ एंड इफिशियंसी। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब आपसे क्या होता है, जैसे 12th 11th 12th में बच्चा पढ़ता है, उसे पूछा जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम बताओ, तो बोल देता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये आंसर नहीं देना है बच्चों। बोला जाए कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम तो बच्चों प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स अलोकेशन है। और इस रिसोर्स अलोकेशन की वजह से 3 समस्याएं हमारे सामने आती है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो आइए एक एक करके समझते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस को। तो पहले हम समझते हैं बच्चों व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे और वो हमारे लोग खरीदेंगे ही नहीं, या वो हमारे लोगों के लिए वो वस्तु होगी ही नहीं, तो सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो वी कैन नॉट, थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहिएगा जो भी मैं लिखवा रहा हूं, वी कैन नॉट प्रोड्यूस as much as goods we want to produce।
बिकॉज ऑफ scarcity of resources. So we have to produce according to the priority of the nation. जो हमारे देश के लोगों को एक्चुअली में चाहिए हमें वही प्रोड्यूस करना चाहिए। भारत जैसे देश में बच्चों अगर आप बहुत ज्यादा लग्जरी वस्तुएं बनाएंगे तो उतना ज्यादा लोगों की पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है। आप मॉल में ज्यादा भीड़ दिखती है सरोजनी नगर में, तो आप कहोगे सर सरोजनी नगर में, सरोजनी नगर में पैर रखने की जगह नहीं होती, मॉल में क्यों ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही है? अच्छा, मॉल में जो भीड़ दिखती भी है क्या वो खरीदने वाली भीड़ होती है या मिडिल क्लास परिवार का गुड टाइम? मिडिल क्लास परिवार का क्वालिटी टाइम क्या होता है? मॉल में जाएगा, मॉल में जाकर के अपना घूमेगा फिरेगा, खरीदेगा कुछ नहीं, हर शोरूम को जाके चेकआउट कर लेगा, खरीदेगा कुछ नहीं, खाएगा भी कुछ नहीं, पूरा मॉल घूम लेगा, 2 4 10 फोटो खींच लेगा और मॉल के बाहर जो लगी हुई रेडिया होती है उस पे आके खा रहा होता है। तो ये बताइए भारत जैसे देश में ज्यादा मॉल बनाना समझदारी है? आप कहेंगे नहीं सर, इसलिए भीड़ आपको कहाँ दिखती है? सरोजनी नगर में लोग एक्चुअली में खरीद के लाते, पन्नियां भर भर के लेकर के आते हैं। तो भारत में सरोजनी नगर की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू, सरोजनी मार्केट की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू मॉल्स। उसी तरीके से अगर आप भारत की सड़कों पे देखोगे तो आपको जो ज्यादा गाड़ी दिखेगी वो मिडिल सेगमेंट की गाड़ियां होती है। जैसे आपको वैगनआर खूब दिखेगा, आपको स्विफ्ट खूब दिखेगा, आपको i10 खूब दिखेगा, i20 खूब दिखेगी, खूब से खूब होंडा सिटी, टाटा टियागो, इस तरह की गाड़ियां आपको कॉमन ज्यादातर दिखेगी। बड़ी गाड़ियों में आपको इनोवा दिख जाएगी, सफारी दिख जाएगा, बोलेरो दिख जाएगी, थार आजकल चली हुई है, ये थार ही लोग खरीद करके समझते हैं बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली है। लेकिन मर्सिडीज हो गया, आपका बेंटले हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, इस तरह की गाड़ियां बहुत रेयर है क्योंकि इस तरीके की डिमांड भारत में नहीं है या इस तरीके की पेइंग कैपेसिटी भारत में नहीं है। पर अगर आप दुबई जाओगे तो वहां टैक्सी ड्राइवर भी लैम्बोर्गिनी चला रहा है। तो भारत जैसे देश में यदि आप लैम्बोर्गिनी के शोरूम ज्यादा खोलोगे तो आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो क्योंकि वहां कोई खरीदने वाला नहीं है भी तो बहुत लिमिटेड मात्रा में लोग हैं जो खरीदोगे। लेकिन भारत में अगर आप वैगन आर बनाए, जैसे टाटा कंपनी भारत में इतनी फेमस क्यों हुई? टाटा का हमेशा एक ही मोटो रहा कि अपने कस्टमर को संतुष्ट करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वालिटी पे बच्चों फोकस करना है और प्राइस को कम करना है। यही टाटा का उद्देश्य रहा हमेशा से। तो भारत जैसे देश में ये तय करना बड़ा जरूरी है कि हम कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाएं या कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाएं, हम नेसेसरी गुड्स ज्यादा बनाएं या लग्जरी गुड्स ज्यादा बनाएं। तो भारत जैसे देश में बच्चों सबसे पहले नेसेसरी गुड्स बनाए जाएंगे, फिर कंज्यूमर गुड्स बनाए जाएंगे, फिर कैपिटल गुड्स बनाए जाएंगे, फिर कहीं देखा जाएगा कि लग्जरी गुड की जरूरत है तो लग्जरी गुड को बनाया जाएगा। तो हमें अपने देश की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से वस्तुएं बनानी चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर जब हम बात करते हैं बच्चों हाउ टू प्रोड्यूस, तो जो हाउ टू प्रोड्यूस है बच्चों ये बात करता है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए दो तरह का प्रोडक्शन टेक्निक होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो जब बच्चों हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम ज्यादा लेबर के साथ काम करें, ज्यादा ह्यूमन एफर्ट का इस्तेमाल करें एज कंपेयर टू मशीन्स। तो लेबर में क्या है, लेबर ज्यादा है यानी कि ह्यूमन एफर्ट ज्यादा है और कैपिटल यानी कि जो मशीन्स है वो कम है। और कैपिटल इंटेंसिव में जो कैपिटल है यानी हम मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और लेबर का इस्तेमाल क्या करते हैं, कम करते हैं।
अब आपके सामने एक सवाल पूछा जाएगा कि भारत जैसे देश में कौन सा टेक्निक यूज होना चाहिए, तो आप तुरंत आंसर दे देते हैं लेबर इंटेंसिव। फिर आपसे पूछा जाता है कि लेबर इंटेंसिव आप आंसर क्यों दे रहे हैं, तो आप कहते हो भारत में चीप लेबर है। किसने कहा भारत में चीप लेबर है? अभी परसों एक रूम की शिफ्टिंग हुई है, 3 घंटे 4 घंटे के लिए लेबर आया था, 1,000 रुपए दोनों लेकर के गए। तो कौन कह रहा है सस्ता है? तो देखिए, कभी भी आप ये आंसर मत दीजिए कि भारत में लेबर बहुत है तो लेबर सस्ता है तो लेबर इंटेंसिव। एक मान्यता जरूर हो सकती है कि भारत में लेबर ज्यादा है तो चलो लेबर इंटेंसिव टेक्निक चुन लेते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन कर रहा है और उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, तो वो ये सब बाद में चेक करता है कि मैं देखूं लेबर ज्यादा है कि मशीन ज्यादा है, ये सब वो बाद में चेक करता है। आपका इसका सिंपल आंसर होना चाहिए कि सर हम कंपेयर करके देखेंगे कि हमें कौन सी टेक्निक सस्ती पड़ रही है। अगर मेरे एरिया में बच्चों बहुत सारे लेबर रहते हैं बट फिर भी मुझे कैपिटल सस्ता पड़ रहा है, तो मैं कैपिटल के साथ जाऊंगा ना। और अगर मुझे भाई लेबर सस्ता पड़ रहा है तो मैं लेबर के साथ जाऊंगा। मैं प्रॉफिट कमाने बैठा हूं, प्रॉफिट मेरा कैसे आएगा? जब मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा कैसे कम होगा? जब मेरे रॉ मटेरियल पे पैसा कम होगा, मतलब इनपुट्स पे पैसा कम होगा, लेबर कॉस्ट मेरी कम आएगी। तो इसका आंसर होता है the technique which causes least cost of production per unit of output shall be chosen। हम वो टेक्निक चूज करेंगे जो हमें सस्ती पड़ रही है। समझ आ गई बात? हाँ, एक जनरल मान्यता आप जरूर लेकर के चल सकते हैं कि भारत में चीप लेबर होगा, लेकिन यही इसका आंसर हो जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं तुम लोग को। जैसे बच्चों, मैं एक शॉप चलाता हूं और शॉप में मेरे पास 5 लेबर हैं। 5 लोग मेरे साथ बहुत साल से काम कर रहे हैं, इनका जवानी से बुढ़ापा आ गया मेरे लिए ही काम करते करते। और इन सबको मैं 20,000 की सैलरी देता था, तो 20 × 5 1,00,000 रुपए बच्चों में सैलरी के तौर पे इनको बांटता था। लेकिन बच्चों, एक दिन एक मशीन आ गई। ये मशीन कह रही है बस मेरे ऊपर एक लेबर लगा दो, मैं 5 लोगों का काम कर दूंगी। क्या मैं 2 मिनट भी सोचूंगा इन लोगों को निकालने से पहले? ये कहेंगे जी हमने तो अपना पूरा जीवन आपको दे दिया। तो मैं कहूंगा भाई तुमने अपना जीवन दिया तो मैंने तुम्हें तनख्वाह दी। अब मैं पैसे कमाने बैठा हूं, मेरे पास एक मशीन आ गई है, तो मैं अपने 80,000 रुपए बचा सकता हूं 4 लोगों को हटा के। एक मेरा खास लेबर रह जाएगा। तो बताओ, यहाँ पर लेबर ज्यादा है बट फिर भी मशीन सस्ती पड़ रही है, तो मैं मशीन के साथ गया कि नहीं? तो ये आंसर इसका नहीं होता है कि जो चीज ज्यादा है उसी को फॉलो करेंगे, जो सस्ती पड़ती है उसे फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन है कि इंडिया शुड फॉलो पहला लिख दिया मैंने लेबर इंटेंसिव, दूसरा मैंने लिख दिया कैपिटल इंटेंसिव, तीसरा मैंने लिख दिया ह्यूमन इंटेंसिव, चौथा मैंने लिख दिया नन। अब यहाँ पे क्या आंसर चुना जाए? ह्यूमन इंटेंसिव जैसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर आप एक जनरल मान्यता को ध्यान में रखते हुए आंसर दोगे लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट सूट फिर यही कर रहा है, क्योंकि इंडिया में एक मान्यता है कि लेबर ज्यादा है तो लेबर सस्ती होगी। लेकिन अगर मैं बच्चों यहाँ से ह्यूमन इंटेंसिव ऑप्शन हटा दूं और लिख दूं विच एवर इज चीप, तो आंसर क्या हो जाएगा? विच एवर इज चीप। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम एमसीक्यू करते हैं बच्चों, तो सारा ज्ञान एक तरफ और कॉमन सेंस एक तरफ, तो आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल जरूर करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आइए फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तो बड़ा सुंदर पॉइंट है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो भाई, वस्तु तो बनकर के तैयार हो गई है, क्योंकि हमें इस बात का भी जवाब मिल चुका है व्हाट टू प्रोड्यूस। और हमने हाउ टू प्रोड्यूस का इस्तेमाल करके, किसी ने लेबर इंटेंसिव से तो किसी ने कैपिटल इंटेंसिव से वस्तु को बना भी दिया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि वस्तु को उसके टारगेट कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए। दैट इज प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस।
इसे हम आसान शब्दों में प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन की ये बात करता है? इट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ national product among various sections of the society। देश में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई है उसका बंटवारा कैसे होगा? तो उसका बंटवारा होता है बच्चों इनकम के आधार पे। जब आपकी इनकम ज्यादा है तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा हिस्सा ले पाएंगे, और आपकी इनकम कम है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत छोटा हिस्सा मिल पाएगा। देखिए, कोई भी जो वस्तु होती है वो महंगी नहीं होती है। वस्तुएं महंगी तब कही जाती जब उन्हें कोई नहीं खरीद पाता। तो यदि उन्हें खरीद पा रहे हैं लोग, और कई लोग बहुत सारी खरीद पा रहे हैं, तो कभी भी बच्चों जो है वस्तुएं महंगी नहीं होती है, हम गरीब होते हैं। अब एक बात बताइए, आपको अगर 3 करोड़ की गाड़ी पसंद है और आप गाड़ी के पास जाकर के ये कहते हो कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मेरी पर्सनालिटी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो पर मेरी शक्ल थोड़ी अजीब है, तुमको चलाऊंगा तो लोग हंसेंगे मुझ पे। तुम यार मतलब बढ़िया लग रही हो लेकिन असमंजस में हूं, लू की नहीं। गाड़ी तुमसे ये पूछेगी 3 करोड़ है? तो हाँ है, तो गाड़ी कहेगी चल, बाकी देखी जाएगी। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है मेरे पास ये 3 करोड़ तो नहीं है, पर मेरे में वो सारे गुण हैं, जब मैं तुम्हें चलाऊंगा तो दुनिया कहेगी वाह वाह, क्या क्या व्यक्ति, क्या गजब गाड़ी चला रहा है। गाड़ी क्या कहेगी, मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पावर के बारे में बताओ, तुम मुझे खरीद सकते हो कि नहीं इसके बारे में बताओ। तो जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका कितना हिस्सा आप ले पाते हैं, दैट इज प्रॉब्लम फॉर whom to produce। इसे हम बोलते हैं who should get how much from the total output produced। जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसका कितना हिस्सा आप ले पाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर whom to produce। तो आई होप आपको ये तीनों बात समझ में आ गई है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब चौथी चीज, ग्रोथ एंड इफिशियंसी। ग्रोथ एंड एफिशिएंसी, 1 मिनट देना बच्चों। चल, ग्रोथ एंड एफिशिएंसी कहता है कि आप आज में जी रहे हो लेकिन थोड़ा थोड़ा फ्यूचर में भी जीना जरूरी है। यदि आप अपना कमाया हुआ धन सब आज ही खर्च कर दोगे तो भविष्य के लिए आप पीछे रह जाओगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। दो लोग बच्चों, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दो लोग एक साथ कॉलेज से पास आउट होते हैं और एक संस्था ज्वाइन करते हैं। इनकी भी सैलरी 50,000 और इनकी भी सैलरी 50,000। मिस्टर ए जो हैं ये थोड़ा सेविंग्स पे विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं जी मैं 40,000 खर्चूंगा और 10,000 रुपए बचा लूंगा हर महीने। लेकिन बी जो है बच्चों, वो थोड़ा इस तरह के व्यक्ति हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सिनेमा देखा है, इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि भाई एक ही जीवन मिला है, एंजॉय कर लो। इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि भाई यही तो समय है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कल गाड़ी के नीचे आ गए तो क्या होगा, यही तो समय है मौज मस्ती करने का। इस तरह की विचारधारा रखते हैं। तो 50,000 तो उड़ा ही देते हैं, 5-10,000 कर्जा लेके वो भी उड़ा देते हैं। तो ये अपनी दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन भाई मिस्टर ए थोड़ा अलग तरह का आदमी है, वो मेरे से उसने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है। तो अब क्या होता है, ए जो है हर महीने बच्चों 10,000 बचाता है, 12 महीने तक 10,000 बचाता है, तो इसके पास हो जाते हैं 1,20,000 रुपए। ये 1,20,000 रुपए से बच्चों एक टी स्टॉल ओपन करता है।
और जब इसका कॉर्पोरेट शिफ्ट बच्चों 6 बजे खत्म हो जाता है तो ये 6:30 बजे शाम से लेकर के रात के 10:30 बजे तक वही चाय बेच लेता है, फिर अपना घर आ जाता है। ऐसा करके इसको 20,000 रुपए बच्चों टी स्टॉल से भी कमाई प्रॉफिट होने लग जाता है। तो 20,000 इधर से आ रहा है, 10,000 उधर सेव कर ही रहा है और 40,000 में इसका घर चल ही रहा है। तो अब इसको बचने लग गए 30,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए बच्चों 12 महीने तक बचाता है, इसके पास हो जाते हैं 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए में एक टी स्टॉल खोलने में बच्चों 1,20 लग रहा है, तो इंटू 3 स्टॉल और खुल जाएंगे 360 में, तो 4 स्टॉल हो गए। अब चारों स्टॉल पे तो ये खुद नहीं जा सकता, तो मान लो जिस स्टॉल को ये खुद चलाता है उससे 20,000 कमाता है और बाकी स्टॉलों पे इसने 10-10,000 का लड़का भी रख दिया है, तो बाकी 3 स्टॉल से 10,000 कमाता है, तो 10 इंटू 3 30,000 इधर से कमाता है, कितना हो गया 50,000। अब फिर ये 50,000 बच्चों 12 महीने बचाता है, कितना हो गया 6 लाख। फिर ये एक बड़ा होटल खोल देता है, फिर ये कॉर्पोरेट जॉब छोड़ देता है, फिर अपना होटल चलाता है, फिर होटल से होटल मल्टीप्लाई करता है। लेकिन मिस्टर बी जो है कर्जे में दबा जा रहा है, इसकी सैलरी भी बढ़ी नहीं है, वही का वही रह गया, पर ए बहुत आगे निकल गया। तो देखो समय की रेस में बी जो है वो पीछे रह गया और ए आगे निकल गया, क्योंकि ए ने खर्चों के साथ साथ सेविंग्स भी की। समझ आ गई बात। इसीलिए अगर आप फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो सेविंग्स करना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट हमें यही समझाता है कि आप प्रेजेंट में इंजॉय करो, लेकिन आप फ्यूचर को भी देख करके चलो। यदि आप अपना कमाया हुआ सारा पैसा आज ही खर्च कर दोगे तो आप भविष्य में फ्यूचर में जाकर के ब्रोक हो जाओगे। फ्यूचर के साथ चलने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। सारा पैसा आप करंट कंजम्पशन पे मत खर्च कीजिए, थोड़ा बहुत आप फ्यूचर के लिए भी सेव कीजिए। बताइए, ये चारों पॉइंट क्लियर है आपको? अब आपका जो स्टडी मटेरियल है आगे की बात करता है इकोनॉमिक सिस्टम की। एक सेकेंड,